हेलो दोस्तों, मैं हूं कोच चंद्रवस्ती और एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं सब्जेक्ट फिजिक्स को लेकर आपके सामने आया हूं। और हम यहां पर देखने वाले हैं कि अभी क्वार्टरली एग्जाम आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं। आई थिंक 28 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके क्वार्टरली एग्जाम। और आज हम यहां पर चर्चा करेंगे फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वार्टरली एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा, अब लोक शिक्षा संचालनालय के द्वारा आपके लिए एक प्रश्न बैंक तैयार किया गया है। और इस प्रश्न बैंक से पूरी संभावना है कि जो आपके क्वार्टरली एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये प्रश्न बैंक है, जिसको मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। और यहां पर हम क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन के साथ साथ उन आंसर्स की बात करेंगे कि बड़े आसानी से आप उनको सॉल्व कर सकें और जिससे आपके पेपर बहुत अच्छे जाए। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले स्क्रीन पर हमारे पास है प्रश्न बैंक, विषय भौतिकी, कक्षा 11वीं 2025 और 2026। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं चलिए, तो हम यहां पर बात करने वाले हैं क्या, हमारे इस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन आंसर इसमें आने वाले हैं। और चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन आंसर में हम एक एक वीडियोस करके एक एक चैप्टर क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके सामने ऑब्जेक्टिव के साथ उसके आंसर, और हमारे पास जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो सभी चीजों पर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पेपर का जो ब्लूप्रिंट है वो कैसा होने वाला है, कितने मार्क्स या ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर से आने वाले हैं, कितने 2 मार्क्स से क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, 3 मार्क्स से क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, वो सभी चीजें हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं चलिए, तो अब देखिएगा, ये हमारे द्वारा लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा ये आपके सामने प्रश्न बैंक दिया जा रहा है। और ये देखिए हमारा क्या है, ब्लूप्रिंट। अब इस ब्लूप्रिंट की हम बात करेंगे। ब्लूप्रिंट में देखिएगा, सबसे पहले त्रैमासिक परीक्षा है, तो ब्लूप्रिंट हमारा सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, और क्लास 11 के क्वेश्चन आंसर पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले ध्यान देते हैं, हमारे पास अभी पेपर में 5 चैप्टर आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका है मात्रक तथा मापन। अभी क्वार्टरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम का आपका ब्लूप्रिंट अलग होगा। अभी हम यहाँ पे केवल क्वार्टरली एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो क्वार्टरली एग्जाम में हमारे पास 12 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें होंगे फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें से 2 एमसीक्यू रहेंगे, एक खाली स्थान आएगा, एक सत्य असत्य आएगा, एक वाक्य में उत्तर आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मिला करके टोटल हमारे पास 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से यहां पर आने वाला है। देखिए, क्वार्टरली एग्जाम पास करना बहुत आसान चीज है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिलेबस कम होता है और मार्किंग अच्छी होती है, इसलिए अभी आपको कम चैप्टर पढ़ने हैं। इसलिए अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो एनुअल एग्जाम आते आते तक आपकी तैयारी काफी बेटर हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका क्वार्टरली एग्जाम अच्छा जाएगा। अगर क्वार्टरली अच्छा जाएगा तो सीधी सी बात है कि आपका एनुअल एग्जाम भी अच्छा जाएगा। तो यहां पर हम देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से मैंने बता दिया 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि सेकंड चैप्टर से सरल रेखा में गति 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे सरल रेखा में गति से पूछे जाएंगे, जिसमें एक एमसीक्यू, एक खाली स्थान, एक 2 सत्य असत्य और 2 एक वाक्य में उत्तर, और यहां पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करेंगे, थर्ड चैप्टर है समतल में गति। इसमें से 17 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यहां पे कौन सा हो जाता है, चैप्टर नंबर 3। 17 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें से एक एमसीक्यू, 2 खाली स्थान, 2 सही जोड़ी, एक सत्य असत्य, और यहां पर 2 अंक के 2 क्वेश्चन, 3 अंक के 1 क्वेश्चन और 4 अंक के 1 क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करेंगे गति के नियम, जिसमें से 14 मार्क्स की मार्किंग है। ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, एमसीक्यू हो गया, रिक्त स्थान हो गया, सही जोड़ी 2 मार्क्स की, सत्य असत्य 1 मार्क्स का, एक वाक्य में उत्तर और 2 अंक के 2 क्वेश्चन और 4 अंक के
एक क्वेश्चन। और लास्ट चैप्टर आपका है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति से 12 मार्क्स की मार्किंग है, जिसमें से एक एमसीक्यू, एक खाली स्थान, एक 2 सही जोड़ी, एक वाक्य में एक क्वेश्चन रहेगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन। इस तरीके से यह हमारा ब्लूप्रिंट रेडी किया गया है और इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके पेपर आने वाले हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप इस मौके को जरूर यूज कीजिए, क्योंकि इस मौके से आपका क्वार्टरली एग्जाम का पेपर और अच्छा जा सकता है। तो यहां पर हम बात करेंगे, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी मीडियम में फिजिक्स की, और यहां पर क्वार्टरली एग्जाम के पूरे चैप्टर आपको क्लियर किए जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप हमारे कॉमर्स वाले सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताइए, जिससे आपके एग्जाम तो अच्छे जाए और साथ में आपके दोस्तों का भी भला हो सके। तो चलिए हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मात्रक तथा मापन। चलिए, तो अब यहां से हम चैप्टर 1 की स्टार्टिंग कर रहे हैं, और चैप्टर 1 में जो आपका पहला क्वेश्चन, देखिए यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है मापन एवं मात्रक। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं एमसीक्यूज की। देखिए, सबसे पहला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि है। तो यहां पर बात आती है कि मूल राशियां कौन होती है। तो बेटा सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मूल राशियां हमारे पास कितनी होती हैं? मूल राशियां होती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका आता है क्या? द्रव्यमान, लंबाई, समय, इसके बाद आता है आपका ज्योति तीव्रता, फिर आपका आता है टेम्परेचर मतलब ताप, है ना, फिर आता है आपका धारा के साथ आता है पदार्थ की मात्रा। अब यहां पे हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, देखिए आप इन चीजों को फोकस करते चलेगा, क्योंकि अगर ये चीजें आपको पता नहीं है तो आपसे ये चैप्टर बिल्कुल नहीं बनने वाला, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इन 7 राशियों पर आधारित है, जिसमें सबसे पहला आपका क्या है? द्रव्यमान, फिर आपका आता है क्या? लंबाई, फिर आपका आता है समय। तो अगर हम बात करते हैं मूल राशि की, मूल राशि का तात्पर्य होता है ऐसी राशियां जो किसी और पर निर्भर नहीं करती। मतलब इसका यह हुआ कि जैसे अगर मुझे अपनी लंबाई व्यक्त करनी है, तो मुझे लंबाई बताने के लिए मुझे अपना द्रव्यमान नापने की आवश्यकता नहीं है, या मुझे समय देखने की आवश्यकता नहीं कि हाँ आप 6 बज गए हैं तो मेरा द्रव्यमान बढ़ गया होगा या मेरी लंबाई चेंज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। मूल राशियां मतलब जड़, जहां से हम ये देखते हैं कि फिजिक्स में जितनी भी आपकी राशियां हैं वो कहीं ना कहीं इन 7 राशियों से मिलकर ही बनी हुई है। आप अनंत राशियां देखेंगे, लेकिन उन अनंत राशियों में से केवल ये 7 राशियां ऐसी हैं जिनकी सहायता से हमारे पास कई सारी व्युत्पन्न राशियां हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे चाल, वेग, त्वरण, ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनमें हमको इन 7 की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आपको बोला जा रहा है इसमें कि बताइए निम्न में से कौन सी मूल राशि है। तो पहला पूछा है चाल, आवेश, बल और ताप। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मूल राशियां ये 7 होती हैं और 7 में से ताप आता है। इसका मतलब हमारा सबसे पहला आंसर कौन सा सही हुआ? ताप। कि हमारे पास कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? टेम्परेचर, मतलब ताप हमारी मूल राशि है। चलिए, अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि द्रव्यमान के लिए हम किससे नापते हैं? द्रव्यमान को किलोग्राम से। लंबाई को हम किससे नापते हैं? मीटर से। समय को हम किससे नापते हैं? सेकंड से। ताप को हम किससे नापते हैं? केल्विन से। धारा को हम किससे नापते हैं? करंट को हम नापते हैं एम्पियर से। पदार्थ की मात्रा किससे नापते हैं? पदार्थ की मात्रा नापते हैं मोल से। और आता आपका ज्योति तीव्रता किससे नापते हैं? कैंडेला से। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। देखिए एक बात बेटा याद रखिएगा कि यहां पर अभी तक हमने 7 मूल मात्रक की बात की थी। व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं? व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या अनंत होती है। हम यहां पर केवल चर्चा करने वाले हैं 7 मूल मात्रक होते हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला। अब आप समझिएगा
क्या हमसे मूल मात्रक पूछा है? नहीं, हमसे पूछा गया व्युत्पन्न मात्रक कौन सा। व्युत्पन्न मतलब जिसको बनाया गया हो, मूल मतलब जो जड़ हो, व्युत्पन्न मतलब जिसे बनाया गया हो। अब ध्यान से समझिएगा, तो उसमें पूछा जा रहा है किलोग्राम, तो किलोग्राम तो मूल मात्रक है। मीटर, मीटर भी देखिए मूल मात्रक है। कैंडेला, कैंडेला भी मूल मात्रक है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका आंसर हमारा क्या होगा? न्यूटन इसका सही आंसर है। पहले का सही आंसर है ताप, दूसरे का सही आंसर है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन को बनाया गया है इनकी मदद से, इसीलिए न्यूटन यहां पर वैज्ञानिक का नाम जरूर है, पर यहां पे न्यूटन को मात्रक के तौर पे यूज किया गया। मात्रक का अर्थ क्या होता है? जिससे नापा जाए। जैसे आप कहते हो ना कि हाँ मुझे अपनी लंबाई नापना है, तो मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि मेरी लंबाई 60 किलोग्राम है। मेरा वजन 60 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन लंबाई मेरी कैसे होगी? मीटर में हो सकती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या कि न्यूटन जो है मात्रक के तौर पे यहां पर यूज हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि न्यूटन बनाया गया है। किसकी मदद से बनाया गया है? इन्हीं सातों की मदद से बनाया गया है, इसीलिए हम इसको व्युत्पन्न मतलब डिराइव क्वांटिटी, डिराइव यूनिट कहते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है। तो फिर से देखिए, 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर, इसकी मदद से आप तीनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, मीटर तो मूल मात्रक है, ये लिखा हुआ है। केल्विन भी मूल मात्रक है, ये लिखा हुआ है। एम्पियर भी मूल मात्रक है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लीटर। लीटर हमारा मूल मात्रक नहीं है, तो इसका मतलब ये मूल मात्रक नहीं है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है संख्या 0.0010 में सार्थक अंकों की संख्या। सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है, किसमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो बेटा सार्थक अंकों में ध्यान से समझिएगा, लिखा है 0.0010। सार्थक अंकों में आगे के जीरो को नहीं गिना जाता। सार्थक अंकों में पीछे के जीरो को हम काउंट करते हैं, लेकिन आगे के जीरो को काउंट नहीं करते। इससे यह पता चलता है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2। याद रखिएगा, सार्थक अंक इसमें कितने हो गए? 2। एक बात बेटा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 300.0 इसमें कितने सार्थक अंक है, तो आपको जवाब देना होगा 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक है। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाता है कि बताइए 300 में कितने सार्थक अंक हैं, तो आप सिर्फ जवाब देंगे 1 सार्थक अंक। 300 अगर ऐसे लिखा हुआ है, दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो इसमें सार्थक अंक, फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर दशमलव नहीं है तो ये पीछे का जो जीरो है वो डाउटफुल है, इसीलिए 300 में कितना बताओगे आप? 1। हाँ, लेकिन अगर 300 के साथ डॉट लगा है, पॉइंट लगा है, तो हाँ आप कह सकते हो कि हाँ इसमें 3 सार्थक अंक हैं। चलिए, तो अब यहां पर ये ध्यान से समझिएगा, जैसे 20 में पूछेगा 20 में कितने सार्थक अंक है, तो आपका जवाब होगा 1 सार्थक अंक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे के जीरो को आप छोड़ दोगे तो पीछे के 2 नंबर वो सार्थक कहलाएंगे। आगे के जीरो को सार्थक नहीं माना जाता। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुनिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है संख्याओं 436.32, 227.2, 0.301 का योग उपयुक्त सार्थक अंकों में है। अब बेटा एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको क्या करना है? इन तीनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आंसर कैसे लिखना है, सबसे मेन मुद्दा यहां पर यह है कि हमको इसमें आंसर किस तरीके से लिखना होगा। अब देखिएगा, पूछा जा रहा है इसमें सार्थक अंकों सबका योग करना है। अब जैसे क्या क्या लिखा है? 436.32, 436.32, फिर आपका लिखा है 227.2, फिर आपसे पूछा जा रहा है इसमें 0.301, 0.301। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो यहां पर देखो पीछे क्या लिखा है? 1। यहां पे 2 और 0 कितना हो गया? 2। 3 2 5 3 कितना हो गया? 7। 6 और 7 कितना हो गया? 13। हासिल आई 1, 3 1 4 2 6 और 4 2 6, तो कितना आया? 663.721। अब मेन मुद्दा यह है कि बताइए, अब इसमें ऑप्शन में देखिए लिखा है 663.821, कुछ गलत हुआ क्या? 3 2 5 3 8, सॉरी यहां पे 8 होगा। सुनिए, अब ऑप्शन में एक ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा आंसर सही है,
तो बेटा एक ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा, आंसर तो देखने में सब नॉर्मल अगर मैथ में देखा जाए तो ये सभी आंसर सही हैं, लेकिन अगर सार्थक अंकों के हिसाब से देखा जाए तो सभी आंसर सही नहीं है। तो अब इसमें यहां पर ध्यान आपको ये देना है कि जैसे देखो पहले वाले अंक में 2 सार्थक अंक पीछे है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां पे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जिसमें सबसे कम अंक है उसको ध्यान दो। तो सबसे कम अंक इसमें है, इसमें केवल दशमलव के बाद 1 अंक है, तो याद रखिएगा सार्थक में जिसमें कम होता है उसी को लेकर चला जाता है। इसका मतलब जो आप आंसर लिखोगे, आंसर में भी आपके पास दशमलव के बाद 1 ही अंक होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमने देखा 3 नंबर हमको दिए थे, इसमें 2 नंबर है दशमलव के बाद, इसमें 1 नंबर है, जबकि इसमें 3 नंबर है। तो आपको आंसर में कितने लिखना पड़ेगा, दशमलव के बाद का सिर्फ 1 अंक हमारे आंसर में इन्वॉल्व होगा। मतलब हमारा आंसर कौन सा हुआ, 663.8, ये हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है विमीय रूप से सही संबंध है। विमीय रूप से सही संबंध है, विमीय सूत्र बेटा आपको निकालते आना चाहिए, लेकिन यहां पर अभी मैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी बता रहा हूं, बाकी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसमें आपको बाकी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए तो अब हम यहां पर ध्यान देने वाले हैं, हमसे पूछा जा रहा है विमीय रूप से सही संबंध है। तो बेटा याद रखिएगा यहां पे जितने भी संबंध दिए हैं वो सब संबंध गतिज ऊर्जा से संबंधित हैं, लेकिन इसमें 4 आंसर गलत है और 1 आंसर सही है। तो बेटा गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो याद रखिएगा हाफ mv का स्क्वायर होता है। तो ये आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से आप लोग के स्कूल में शायद अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, तो याद रखिएगा, लेकिन पेपर में तो आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, k बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, हाफ mv का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहां पर हमने देखा कि अरे m स्क्वायर v स्क्वायर है, मतलब ये गलत है। यहां पे हमने देखा कि हाफ तो लगा है लेकिन m के ऊपर स्क्वायर लगा है, बिल्कुल गलत है। हाफ mv स्क्वायर देखना पड़ता है, यहां पे लिखा है हाफ mv स्क्वायर, लेकिन दिक्कत क्या है, बगल में बल का सूत्र दिया है F बराबर ma, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही हुआ। तो अब आप बोलोगे सर जी इसमें हाफ तो है ही नहीं, तो यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि हाफ नहीं है, क्योंकि प्रपोर्शनल का साइन तो लगा है। प्रपोर्शनल साइन में हम जानते हैं कि कांस्टेंट लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन भौतिक राशि बदलनी नहीं चाहिए कि यहां पर द्रव्यमान की घात 1 है, वेग की घात 2 है, तो आपको mv का स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। तो ये आप इसमें देख के कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है यदि संवेग p, लंबाई l तथा समय t को मूल राशि माने तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अब हमारे पास जो क्वेश्चन हमारा है इसमें आपसे बोला जा रहा है कि अगर हम संवेग को क्या मान लें, संवेग लंबाई और समय के हिसाब से हमको मूल मात्रक दर्शाने हैं। तो यहां पर ध्यान समझिएगा, अब आप यहां पर बात करेंगे संवेग p, लंबाई l और समय को t को मूल राशि माने तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा, सबसे पहले ध्यान दीजिए ऊर्जा का विमीय सूत्र होता क्या है। ऊर्जा का जो विमीय सूत्र है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL2T-2। तो बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आप लोगों ने स्टार्टिंग से अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो आप कम से कम 10 विमीय सूत्र याद जरूर कर लीजिए, जो मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा, आपसे पूरे क्वेश्चन आंसर उससे बन जाएंगे। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र बेटा mL2T-2 होता है, लेकिन हमको दिया हुआ है कि यहां पर संवेग p, लंबाई l तथा समय t को मूल राशि माने तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। तो देखो संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, संवेग का विमीय सूत्र होता है mLT-1। क्या होता है, mLT-1। हम एक बात जानते हैं कि हमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आप L यूज कर सकते हो, आप T भी यूज कर सकते हो, लेकिन M का यूज नहीं कर सकते। मतलब आंसर देना है बट उसमें M नहीं होना चाहिए। M की जगह क्या लेके चलना, हमको P लेके चलना है। तो आप यहाँ पे ये चेक कीजिए कि P किसकी बराबरी में आता है। तो हमने यहाँ पर ध्यान से समझा कि हमको क्या करना है, M का मान रखना पड़ेगा, और M का ऐसा मान रखना पड़ेगा जिसमें P हो। तो हमने क्या किया, P को रोका। अब यहां पर देखिए क्या है, L है, और T-1 का अर्थ होता है कि T कहाँ है, बटे में, माइनस लगा है ना, तो इसका मतलब T कहाँ आएगा, बटे में आएगा। तो आप यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि हमें M को चेंज करना है। तो M का मान निकालिए, तो M का मान कितना होगा, PT अपॉन में क्या आएगा, L।
इज इक्वल टू क्या हो गया, m। इसका अर्थ ये हुआ कि ऊर्जा के विमी सूत्र में आप m के स्थान पर इसको रखेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे, तब आपको आंसर पता चलेगा। फिर से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के तौर पे थोड़ा बड़ा है, जबकि इससे ज्यादा सरल आपके क्वेश्चंस हैं। लिखा है ऊर्जा ml2t-2 है, ये ऊर्जा का विमी सूत्र ml2t-2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो ये नहीं बनेगा। संवेग का विमी सूत्र होता है mlt-1। तो अब यहां पर बात आती है, मैंने आपसे ये कहा कि मुझे लिखना ऊर्जा का विमी सूत्र है, लेकिन मुझे m नहीं चाहिए, मुझे m के स्थान पर क्या चाहिए, p चाहिए। तो अगर बेटा आपको m के स्थान पर p चाहिए तो आप ऐसे देखो, संवेग को p लिखा जाता है, संवेग का विमी सूत्र mlt-1 होता है, जिसको मोमेंटम कहते हैं। ये एनर्जी है, ये मोमेंटम है। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे m को हटाना है, तो मैंने क्या किया, पहले p लिखा, m लिखा, l लिखा, t की पावर -1 था, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए मैं कहां लेके आया उसको, नीचे की तरफ। तो मुझे m का मान पता चल गया, कैसे, pt अपॉन में l। अब आप यहां पर मान रखिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिएगा हमारे पास क्या है, ml2t-2। तो आपने क्या किया, m को हटा करके उसके स्थान पर क्या रखा, pt अपॉन में l। ये मैंने m को डिस्प्लेस कर दिया pt अपॉन l से, और यहां पर क्या है, l का स्क्वायर t की पावर -2। तो आप ध्यान देंगे, एक l से एक l क्या हो गया, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, p, एक l बचा, क्योंकि 2 l थे ना, और t की पावर -2 है, और यहां पर +1 है। तो -2 + 1 कितना होता है, जब घात ना चढ़ी हो तो 1 माना जाता है। तो मैंने p लिखा, l लिखा और t लिखा, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे -2 है। तो आपको पता है जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती, तो -2 में 1 जोड़ दिया मैंने, तो आंसर मेरा मिला PLT-1। अब आप अगर ये बोलोगे कि हाँ मैं आंसर लिख लेता हूँ, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, तो आपको आंसर से मतलब नहीं, आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे निकाली गई है, तब तो मतलब है। अगर आप याद करेंगे तो याद अभी आप आज करोगे, कल कोई दूसरा क्वेश्चन बदल कर आ जाएगा तो आपसे फिर नहीं बनेगा। इससे आपको तरीका पता होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, PLT-1, PLT-1। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप घर में कॉपी में सॉल्व जरूर कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और आप इस पेपर के इसी तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको बड़े आराम से पेपर भी बन जाएगा। तो 5 चैप्टर तो अभी है ही, और 5 चैप्टर को अभी आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपका एनुअल एग्जाम 100% अच्छा ही जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, लिखा है यदि P, Q, R ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके विमी सूत्र डिफरेंट है, अलग अलग है, भिन्न मतलब अलग अलग है, डायमेंशनल फॉर्मूला इनके डिफरेंट है, अलग है, तो बोला जा रहा है कि बताइए कौन से संयोजन से कोई सार्थक राशि व्यक्त नहीं होती। मतलब 4 तरीके से आपको लिखा हुआ है, पूछ रहा है कौन सा तरीका, किस तरीके से हम इसको सार्थक बना सकते हैं और कौन सा तरीका सार्थक नहीं माना जाता। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप खुद सोचिए, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा वजन 75 किलोग्राम, आपका वजन 25 किलोग्राम, तो आपको जोड़ना कितना आसान होगा कि दोनों का वजन कितना हुआ, 100 किलोग्राम, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा वजन 75 किलोग्राम और आपकी लंबाई 1 मीटर, तो क्या मैं 75 किलोग्राम 1 मीटर को जोड़ सकता हूं? बिल्कुल नहीं जोड़ सकता। क्यों नहीं जोड़ सकता? क्योंकि भाई एक लंबाई है और एक द्रव्यमान है। तो याद रखिएगा, यहाँ एक समांगिकता का सिद्धांत चलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि भाई देखो, लंबाई में लंबाई जुड़ेगी, वजन में वजन जुड़ेगा, ताप में ताप जुड़ेगा या घटेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, साफ साफ लिखा है कि अगर भौतिक राशियां सेम होती हैं कि किलोग्राम किलोग्राम, तब तो तुम उसको जोड़ सकते हो, उसको आप घटा सकते हो, लेकिन अगर वो अलग अलग है तो आप उनको जोड़ और घटा नहीं सकते। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, देखो यहां पे इनको घटा दिया गया है, तो ये तरीका गलत है। अब आप बोलेंगे सर जी यहां भी तो जोड़ा गया है, लेकिन यहां पर बेटा सबसे पहले घटाया गया है। यहां पर तो ऐसा है, यहां पे चांसेस हो सकते हैं, यहां पर चांसेस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि Q के साथ R का गुणा करने के बाद जोड़ा जाएगा। मतलब अभी हमको मतलब पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन यहां पर क्या करोगे आप, अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे तो सबसे पहले आपको घटाना ही पड़ेगा। और याद रखिएगा, 2 अलग अलग प्रकार की भौतिक राशियों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। यहां पर ऐसा है कि Q और R का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे देखो सबसे पहले QR का मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद P जोड़ा जाएगा, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ दोनों
एक हो जाए। द्रव्यमान एक साइड था, दूसरे साइड कुछ और था, तो काटे पीटे हो सकता है कि बगल में द्रव्यमान बन जाए, लेकिन यहां पर आपको सबसे पहले घटाना ही पड़ेगा, और दो अलग अलग भौतिक राशियों को घटाया और जोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये सही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं भौतिक राशियों के निम्न जोड़े में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है। तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि भौतिक राशियों के निम्न जोड़े, देखो बेटा आप वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप चीजें समझेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि वैसे भी पढ़ाई आप ढंग से अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर चीजें नहीं बनेंगी। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव से ही हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं, इसलिए इनको चीजों को ध्यान से समझिए, कॉपी में लिखिए और आपका पेपर इससे अच्छा ही जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे गारंटी इस चीज की है, क्योंकि आपका पेपर पूरी संभावना है कि इसी चीज से बनेगा, इसलिए आप बिल्कुल क्वार्टरली के लिए एकदम बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको भी हमारा साथ देना होगा। चलिए तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे भौतिक राशियों के निम्न जोड़े में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आपको विमीय सूत्र नहीं याद है तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। विमीय सूत्र जानने के लिए आपको कायदे से फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला बन जाता है तो विमीय सूत्र निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कार्य और बलाघुण दोनों का विमीय सूत्र बेटा ml2t-2 होता है। दोनों का विमीय सूत्र, भले दोनों अलग अलग राशियां हैं, बट दोनों को सॉल्व करने के बाद विमीय सूत्र सेम निकल कर आता है। इसी तरीके से बेटा कोणीय संवेग, प्लांक नेतांक, कोणीय संवेग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कार्य और इसका ml2t-2 दोनों का विमीय सूत्र ml2t-2 होता है। आप याद भी कर लीजिए कि अगर आपके पेपर में आ जाता है कि बलाघुण का विमीय सूत्र बताइए, तो आप लिख सकते हैं ml2t-2, कार्य का विमीय सूत्र ml2t-2, ऊर्जा का विमीय सूत्र ml2t-2, तीनों का सेम सेम। कोणीय संवेग और प्लांक नेतांक, कोणीय संवेग का सूत्र बेटा mvr होता है, mvr। तो द्रव्यमान का लिखा जाएगा m, वेग के लिए लिखा जाता है lt-1 और दूरी के लिए लिखा जाता है l, तो वो l इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, ml2t-1। ये होता है इसका विमीय सूत्र, दोनों का सेम, कोणीय संवेग और प्लांक नेतांक। आवेग और संवेग दोनों का विमीय सूत्र होता है mlt-1, क्योंकि संवेग का सूत्र mv होता है। देखो mv मास के लिए m और वेग का होता है lt-1, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है lt-1। इसका अर्थ ये हुआ केवल ये दोनों लोग हैं जिनका विमीय सूत्र सेम नहीं होता, टेंशन और सरफेस टेंशन, क्योंकि बेटा तनाव एक प्रकार का बल है, जबकि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F/L। अब आप खुद सोचो, यहां पर सिर्फ बल है और यहां पर बल में लंबाई का भाग दिया जा रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि इनका विमीय सूत्र सेम सेम नहीं होगा, टेंशन और सरफेस टेंशन। चलिए तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप ये विमीय सूत्र जितने लिखे हुए सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऑब्जेक्टिव बनाकर दिए जा सकते हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, खाली स्थान भरिए। देखिएगा अब हम यहां पर बात करने वाले रिक्त स्थान भरने की। हमारे पास टोटल 6 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। अब आपको पता है मेरे ख्याल से शायद 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव इसमें थे, कहाँ चला गए, चलिए अब हम बात करते हैं खाली स्थान भरिए। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन हमें मीटर क्यूब में बदलना है। अब सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए घन क्या होता है, और घन के साथ साथ भुजा, यहाँ पे घन का आयतन भी बात करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए हम एक बात जानते हैं, घन का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबके सब क्या आपस में बराबर हो। हमसे कहा जा रहा है कि घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, घन की भुजा मतलब घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती हैं। तो अब 1 सेंटीमीटर को मुझे मीटर क्यूब में बदलना है, तो देखिएगा 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, आप बड़ी आसानी से बताते हैं कि 1 घंटे में, चलो पहले मिनट बताओ, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं।
और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए 1 सेकंड में कितने घंटे होते, तो आधे लोग बोलते हैं अरे घंटे 1 सेकंड में कहाँ होते हैं, 1 सेकंड में घंटे तो हो ही नहीं सकते, बट होते हैं। अगर 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड है, तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि बताइए 1 सेकंड में कितने घंटे, तो आपका जवाब होना चाहिए 1/3600। ये 3600 जो गुणे में था वो कहाँ आ जाएगा, बटे में। जब ये नीचे जाएगा तो यहां पर क्या छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, 1/3600। आपको ये नहीं कहना कि नहीं नहीं होते ही नहीं 1 सेकंड में घंटे, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 घंटे में कितने मिनट, आप बोलोगे 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और पूछे कि 1 मिनट में कितने घंटे, तो आपको जवाब देना है 1/60 घंटे बराबर 1 मिनट। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारा यहां पर आपको जानबूझकर ऐसा कंफ्यूज करके दिया हुआ है कि आपको पेपर में ना बने, लेकिन आप कॉमर्स वाले सर चैनल पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपसे बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। अब यहां पर देखिएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हमें ध्यान देना है क्या, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो आपको जवाब देना पड़ेगा 1/100 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। हमें क्या निकालना, घन का आयतन। तो आपको पता होगा घन का आयतन क्या होता है, एक भुजा का क्यूब। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 होते हैं, तो इसका मतलब 1/100 कितने बार लिखोगे आप, 3 बार। 1/100 गुणे 1/100 गुणे 1/100। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, मीटर को किसमें बदला, सेंटीमीटर में। अब देखिएगा 1/100 1/100 1/100, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कितने जीरो हो गए, 2 2 4 2 6, मतलब हमारे पास हो गए बटे में 1/1 2 3 4 5 6। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/10 की घात 6। और 10 की घात 6 जब ऊपर जाएगा तो आंसर क्या बनेगा, 10 की घात -6। तो याद रखिएगा, हमसे पूछा था 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो पहले मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को मीटर में निकाला कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। फिर मैंने क्या किया, यहां पर हमने रख दिया 10 की घाते -6। ये आपका आंसर ऐसे निकाला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगी। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिए हमें लिखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बेटा याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करने का एक तरीका आपके सामने यह है कि आप किलोमीटर को 1000 मीटर लिखेंगे पहले। किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटे बराबर 3600 सेकेंड। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि सीधे सीधे आप याद कर लीजिए कि आप किलोमीटर पर आवर को अगर बदलना चाहते हो तो आप सीधे सीधे नंबर याद करिए, 5/18। किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने का सबसे शॉर्टकट तरीका 5/18 से गुणा कर दीजिए। भाई 5/18 कैसे आया, इसी को काट पीट करके हमने छोटा कर लिया है। 1000 को 3600 को काटोगे ना तो सबसे नीचे क्या बचेगा, 5/18। तो आप इतना पेपर में टाइम वेस्ट मत करिए, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कीजिए। तो 18 से 18 चला, कट गया, तो 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब गाड़ी जो हमारी है 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगी। तो आंसर क्या होगा इसका, 5 मीटर। अगला क्वेश्चन है बल का विमीय सूत्र। मैंने बता दिया था कि देखिए बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F = ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो सुनिएगा बेटा, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है, त्वरण का विमीय सूत्र LT-2 होता है। इसका मतलब बल का विमीय सूत्र क्या बना, MLT-2। बिल्कुल बल का विमीय सूत्र आप याद है कि फिजिक्स में बल ही बल तो है, सबसे ज्यादा बल है कार्य है, दोनों को जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को आप ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर कॉपी में लिखते चलिए। अब ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर, बेटा आप बस ऑब्जेक्टिव के आंसर मत याद करिए, सिर्फ आंसर याद करना नहीं, आपको आंसर निकालते बनना चाहिए, तब आपके फिजिक्स पढ़ने का कोई महत्व है। फिजिक्स पढ़ने में ये जरूरी नहीं कि बस आप आंसर याद कर लो, पेपर में फटाफट टिक लगा के आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब चीजें बनेंगी तो आपसे अगर क्वेश्चन चेंज करके भी आएगा तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगला है किलोग्राम को, हमारे पास क्वेश्चन है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें इसे चेंज करना है किसमें, ग्राम में, सेंटीमीटर स्क्वायर में और सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। -2 बोलो या उसको बट्टे में लिख दो, बात सेम है।
तो बेटा सेकंड स्क्वायर में तो कोई चेंजेस किया नहीं गया है, सिर्फ बदला किसको गया, किलोग्राम को और सेंटीमीटर को। तो ध्यान दीजिएगा 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, लिख दिया मैंने। मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, लेकिन इसको भूल जाते हैं, ये ऊपर जो पावर चढ़ी है, शक्ति चढ़ी है 2। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि मीटर का स्क्वायर लिखा है, मतलब आपको 100 2 बार लिखना पड़ेगा। अगर पावर में 3 होता तो आपको 3 बार लिखना पड़ता, तो इसका मतलब 1000। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, मीटर बराबर 100, और यहां भी आ जाएगा 100। तो कितना हुआ, 3 4 3 7। तो आंसर कितना लिखोगे, 10 की घात 7। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7, 10 टू द पावर 7। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 1 नैनोमीटर बराबर बेटा होता है 10 की घाते -9। और भी सुन लीजिए, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घाते -6 मीटर। नैनो का मतलब होता है n से 9, याद रखना, नैनो से क्या हो गया 9, 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम भी याद रखिएगा कि 10 की घाते -10 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -12 मीटर पिको। तो माइक्रोमीटर 10 की घाते -6, नैनोमीटर 10 की घाते -9, एंगस्ट्रॉम त्रिज्या नापना है, परमाणु इतना छोटा हो तो उसकी त्रिज्या नापना है, 10 की घाते -10 मीटर। अगला है आवेश का विमी सूत्र बताइए। तो बेटा आवेश का विमी सूत्र होता है AT। आपने पढ़ा होगा धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। धारा बराबर 10th क्लास में पढ़े थे, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो सुनिए, तो उस हिसाब से आवेश का विमी सूत्र कैसे में निकलेगा, धारा और ये समय बटे में था तो कहाँ जाएगा, गुणे में। तो धारा गुणे समय बराबर क्या हुआ, आवेश। तो आपसे पूछा कि आवेश का विमी सूत्र, बेटा याद रखना धारा का मात्रक एम्पियर होता है और धारा का विमी सूत्र भी एम्पियर होता है। तो इसका आएगा एम्पियर और समय का हो जाएगा T, मतलब AT। ये आपका निकल आया क्या, आवेश का विमी सूत्र। समय को क्या लिखते हैं, टाइम, और करंट को एम्पियर। तो इसका विमी सूत्र क्या बना, AT। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स। अब देखिएगा अभी कर दे रहा पूरा कंप्लीट। अब लिखा है सभी शून्येतर अंक सार्थक होते हैं। बेटा शून्येतर का क्या अर्थ होता है, जिसमें शून्य ना हो उसे शून्येतर कहते हैं। हम लोग सोचते हैं शून्य वाला, नहीं, शून्येतर का सीधा सीधा अर्थ क्या है, शून्येतर अंक का मतलब जिसमें शून्य ना हो, ऋणोत्तर का मतलब धनात्मक अंक। सुनिए पूछा जा रहा है सभी शून्येतर अंक सार्थक होते हैं। हाँ बिल्कुल, 21 12 23 234 2346 कुछ भी हो, अगर शून्य नहीं है तो उनको सार्थक ही माना जाता है। तो लिखा है सभी शून्येतर अंक सार्थक होते हैं, मतलब ये आपका क्या है, सत्य। अगला है सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने में दशमलव कहाँ लगा है, इसका महत्व होता है। हाँ बिल्कुल होता है, सार्थक अंक में दशमलव का बहुत बड़ा महत्व। अगर लिखा है 0.0010 ऐसे लिखा है, या फिर लिखा है 001.0, तो दशमलव की इंपॉर्टेंस इसमें बहुत जरूरी होती है। पॉइंट बदलने से सार्थक अंकों की संख्या बदल जाती है। इसका मतलब ये भी क्या है, सत्य। हाँ बिल्कुल महत्व होता है। कहीं लिखा है 300, आप कहोगे 1 सार्थक अंक, और कहीं लिखा है 300 डॉट, आप कहोगे 3 सार्थक अंक। अब बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि दशमलव का महत्व है। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। अगला है किसी मापन में, ये भी आपका क्या हो गया, सत्य। ये भी आपका क्या हो गया, सत्य। विमीय संगति किसी समीकरण के सही होने की गारंटी है, बिल्कुल भी नहीं। विमीय समीकरण मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होती है, विमीय संगति मतलब कि विमीय सूत्र से हम क्या करते हैं, समीकरण को चेक करते हैं कि समीकरण, आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, शायद नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको आज बताऊंगा। बोला ये जा रहा है कि क्या हम जैसे समीकरण की वैधता की जांच, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हम किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करते हैं। तो आपको क्या लगता है, वैलिडिटी एकदम गारंटी है कि ये सही है, बिल्कुल नहीं। वैलिडिटी से बिल्कुल हम ये जांच कर सकते हैं कि सही हो सकता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं मान सकते। ऐसा क्यों कहा गया, तो समझना। ऐसा बेटा इसलिए कहा जा रहा है, जैसे अगर कहीं समीकरण दिया है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये गति का क्या है, ये है गति का दूसरा समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जब वैलिडिटी चेक की जाती है तो हम हाफ को इग्नोर कर देते हैं। तो इसका तो ये अर्थ हुआ कि अगर पेपर में ये लिख कर आएगा s बराबर ut प्लस एटी स्क्वायर,
S बराबर यूटी प्लस एटी स्क्वायर। अगर तुम विमीय समीकरण से जांच करोगे ना तो दोनों का आंसर सेम तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी ये आंसर तो गलत माना जाएगा ना, क्योंकि गति का दूसरा समीकरण में हाफ होता है और विमीय समीकरण से हाफ का हमको पता बिल्कुल नहीं चलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विमीय संगति किसी समीकरण की सही होने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे लिखा है तो हम आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स। मेरी बात आपने समझ ली होगी कि हम वैलिडिटी चेक करते हैं, बट वैलिडिटी चेक करने में इसको जैसे सॉल्व चाहे तो आप सॉल्व करके देखना, इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम होगा, लेकिन सही तरीका, सही आंसर तो 1/2 है। इसका मतलब हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल गारंटी के साथ सही है, ये तो गलत हो गया। अगला अब देखिएगा, एक शब्द में उत्तर, कैंडेला किस राशि का मात्रक है? कैंडेला किस राशि का मात्रक है? सुनिएगा, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैंडेला किस राशि का मात्रक है? तो बेटा कैंडेला, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को कैंडेला से नापा जाता है। अगला है स्टेरेडियन किसका मात्रक है? तो बेटा कोण का मात्रक होता है रेडियन, कोण का मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो याद रखना कि स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है, आप आंसर में कोण लिख के मत आना। अगला क्वेश्चन है मोल किस राशि का मात्रक है? तो बेटा मोल से नापा जाता है पदार्थ की मात्रा। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मोल यूज होता है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मतलब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मोल से नापा जाता है। स्टेरेडियन मतलब सॉलिड एंगल, और कैंडेला क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगला है बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रक में लिखिए। अब जैसे कहा जाता है कि बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, पर न्यूटन बेटा मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक कौन होते हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड। तो अब आप ये बताइए बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बेटा द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब न्यूटन इसके बराबर माना जाता है। तो ये है मूल मात्रक। न्यूटन को हमने क्या कर दिया? मूल मात्रकों में लिख दिया। अगला है क्वेश्चन, एम्पियर तथा न्यूटन में कौन सा मूल मात्रक है? तो आपको पता है ना कि एम्पियर, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, मैंने शुरुआत में बताया था, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन, मोल, इन सातों के अलावा और कोई मूल हो ही नहीं सकता। ये 7 मूल हैं। तो इसमें देखो एम्पियर लिखा हुआ है, तो एम्पियर और न्यूटन में कौन मूल है? तो आपका आंसर क्या दोगे? एम्पियर। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 2 अंक वाले क्वेश्चन, 3 अंक वाले क्वेश्चन और 4 अंक वाले क्वेश्चन। चलिए, तो बेटा आप इसमें से कुछ कुछ मैं आपको एक बार रीड कर देता हूं, मैं समझा दे रहा हूं, बट आपको बाकी आंसर बुक्स में मिल जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप जल्दी जल्दी सुनते चलिएगा, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल होती रहे। चलिए, अब 2 अंक वाले क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 अंक वाले क्वेश्चन में। तो 2 अंक वाले क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मूल राशियां किसे कहते हैं? मैंने पहले आपको बता दिया था, मूल राशियां वे राशियां होती जिनको व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। मूल राशियां वे भौतिक राशियां, भौतिक राशि क्या होती है? जिसको नापा जा सके वो भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। पूछ रहा मूल राशि मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी की आवश्यकता ना पड़े, जो स्वतंत्र होती है ना, वो मूल राशियां कहलाती। तो आपका कंप्लीट आंसर ये बनेगा, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती, जो स्वतंत्र रूप से परिभाषित होती है, स्वतंत्र रूप से, उन्हें मूल राशि कहा जाता है। तो वे भौतिक राशि जो स्वतंत्र रूप से क्या होती, परिभाषित होती, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती, वो मूल राशि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है व्युत्पन्न राशि किन्हें कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिराइव्ड क्वांटिटीज? व्युत्पन्न राशि वो होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशि की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब बताइए दूरी आप किससे नापते हो? मीटर से। तो मीटर क्या है? मूल। समय किससे नापते हो? सेकंड से। सेकंड भी क्या है? मूल। 7 होते हैं मूल। मैं फिर से लिख रहा हूं, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, कैंडेला, मोल, और क्या बचा? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, कैंडेला, मोल और केल्विन। तो बेटा याद रखिएगा,
व्युत्पन्न राशि जो होती है ना, इन सातों से ही बनाई जाती है। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है? जिनको व्यक्त करने के लिए हमको मूल राशि की मदद लेनी पड़े, मतलब जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए मुझे फंडामेंटल का सहारा लेना पड़े, उसे हम कहते हैं क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम बात करेंगे कार्य के मात्रक को मूल मात्रक में प्राप्त कीजिए। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अब जूल को मूल मात्रक में निकालना है, तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बेटा बल गुणे विस्थापन। अब थोड़ा समझना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको पूरा तोड़ डालिए। बल का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे विस्थापन। अब आप इतना तो जानते होंगे कि द्रव्यमान को किलोग्राम से नापा जाता है, त्वरण को नापा जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और विस्थापन मतलब रास्ते की लंबाई, शॉर्टेस्ट पाथ, न्यूनतम दूरी, तो मीटर। तो क्या बना जाके? इसका आंसर आया किलोग्राम, मीटर और मीटर मिलके मीटर का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका अगला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। अब मूल और व्युत्पन्न मतलब फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट में क्या डिफरेंस है? मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में अंतर सुनिएगा। हमारा क्वेश्चन है मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, तो सुनिएगा मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल और डिराइव। मात्रक क्या होते हैं? जिनकी सहायता से किसी चीज को नापा जाता है, उन मानकों को मात्रक कहते हैं। जैसे वजन नापना है तो किलोग्राम से नापोगे, बाट हमारा मात्रक हो गया। सुनिए, तो किलोग्राम हमारा मात्रक हो गया। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक कौन होते हैं? जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़े। मतलब याद रखिएगा, मूल मात्रक जो होते हैं स्वतंत्र रूप से परिभाषित होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से परिभाषित होते हैं। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रकों की सहायता से परिभाषित होते हैं, मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त होते हैं या परिभाषित होते हैं। फिर लिख देना इनकी संख्या कितनी है? मूल मात्रकों की संख्या मैंने बता दिया बार बार, संख्या 7 है। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी है? व्युत्पन्न मात्रक की संख्या असीमित है, या अनंत भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। 2 नंबर के लिए पर्याप्त है। बाकी आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे किलोग्राम, वही मीटर, सेकेंड, है ना। और इसमें क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर, मीटर का क्यूब, ये सब क्या है? उदाहरण हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विमी विश्लेषण के 2 अनुप्रयोग लिखिए, विमी विश्लेषण की 2 सीमाएं लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, बिल्कुल इनमें से गारंटी पेपर में आएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं, 100% वाले। चलिए ध्यान दीजिएगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं, पूछ रहा विमी विश्लेषण के 2 अनुप्रयोग। तो बेटा पहला अनुप्रयोग ये है, ये विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 6वां अनुप्रयोग में पहला है कि विमी विश्लेषण क्या करते हैं। तो याद रखिएगा, ये किसी भी समीकरण की वैधता की जांच कर सकते हैं। समीकरण की वैधता, वैधता का मतलब कि वैलिड है कि नहीं है, वैधता की जांच, ये है इसका पहला। विमी विश्लेषण की सहायता से किसी भी भौतिक राशि से प्राप्त समीकरण की वैधता की जांच की जा सकती है, कि समीकरण आपका सही है या गलत है, उसकी जांच हम इसकी सहायता से करते हैं। दूसरा आपका यह है कि विमीय विश्लेषण की सहायता से हम और क्या कर सकते हैं? तो लिख देना विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध बनाना। ये हो गया आपके 2, बाकी और भी होता है। तीसरा भी कह सकते हो, विमीय विश्लेषण की सहायता से हम किसी भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। ये 3 मैंने बता दिया, आपको 2 लिखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते, विमीय विश्लेषण की 2 सीमाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिससे हम क्या करते हैं? टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन,
रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, और बताएंगे क्या, फाइंड द यूनिट, मतलब टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अगला है सीमाएं का मतलब क्या होता है, उसकी मर्यादा, कि वो क्या कहां तक सही है और क्या काम नहीं कर सकता। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी सहायता से हम क्या नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन नंबर ये 7वां है, सीमाएं बता रहे हैं हम इसकी, कि विमीय समीकरण की सहायता से हम क्या नहीं कर सकते। पहला, विमीय समीकरण की सहायता से हम उन भौतिक राशियों का पता नहीं लगा सकते, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, विमीय विश्लेषण की सहायता से उन भौतिक राशियों का पता नहीं लगा सकते जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री अगर इन्वॉल्व हो जाती है किसी समीकरण में, तो उस समीकरण की जांच हम इसकी सहायता से नहीं कर। साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग, ई की पावर एक्स, ऐसा कोई भी समीकरण हो जिसमें त्रिकोणमिति आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, उनका हम पता नहीं लगा सकते। सेकंड नंबर, आप बता सकते हो, इससे हम ये नहीं पता लगा सकते कि राशि अदिश है या सदिश, स्केलर वेक्टर का पता नहीं चल पाता, ये इसकी मर्यादा है, इसका पता नहीं लगा सकते कि राशि सदिश है या फिर अदिश। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, सार्थक अंक किसे कहते हैं। सार्थक अंक का मतलब होता है, देखिए, किसी भी राशि की जब माप की जाती है तो किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। किसी राशि को मापते समय जो शुद्ध रूप से ज्ञात अंक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स में हर जगह, न्यूमेरिकल में कहीं आपने देखा होगा, कहीं अगर कोई लंबाई 2 मीटर होगी तो फिजिक्स में कभी वो 2 मीटर नहीं लिखी होगी, आपने हर जगह देखा होगा वो लिखा होगा 2.0 मीटर। ऐसा क्यों लिखा जाता है? ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि वो एकदम शुद्ध मान आपको बताना चाहता है कि 2 मीटर नहीं, 2.0 एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि 2 मीटर में भी डाउट है कि 2.1 भी हो सकता है शायद, या कहीं 1.9 तो नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं 2.0, मतलब वो आपको कहना चाहता है कि मैं एकदम आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा हूं, तुम इसमें किसी प्रकार का डाउट मत रखो। तो याद रखिएगा, सार्थक अंक वो होते हैं किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। अगला, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई दी हुई है, उसको उसमें आयतन निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, अब हमको इसका क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बेटा कुछ नहीं करना, तीनों को बस गुणा करना है। क्या क्या, 4.234, चौड़ाई कितनी है 1.005, और यहाँ पे है 2.01। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, क्या क्या हमारे पास है, 4.234 मल्टीप्लाइड बाय 1.005 इंटू, पेपर में आप बिना कैलकुलेटर के कर लेना, इसका आंसर आ रहा है 8.552, 8917, और लंबा आ रहा है। अब आपको समझना है कि भाई हमको आंसर कैसे लिखना है। तो मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बताया था कि जब भी सार्थक अंकों की बात आती है तो हम हमेशा कम वाला ध्यान देते हैं, कम कौन सा है। तो देखकर ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने सार्थक अंक है, 3, इसमें कितने हैं, 3, लेकिन इसमें कितने हैं, 2, मतलब आप आंसर कितना लिखोगे, 2, दशमलव के बाद 2 अंक ही चुनोगे। दशमलव के बाद की बात कर रहा हूं मैं, कि दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ भी 3 अंक है, लेकिन यहाँ पे 2 ही अंक हैं, इसका मतलब 8.55 इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा 8.55। अगला है, किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 7.020 मीटर, उचित सार्थक अंकों तक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा आपको क्या करना, घन का आयतन, तो वही करिएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7.020 को मल्टीप्लाई 3 बार कीजिएगा, और जब आंसर लिखना होगा दशमलव के बाद 3 नंबर तक लिख दीजिएगा। हाँ ठीक है, बोला जा रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो आप मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखना कि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, सब में 3 अंक हैं, तो आंसर दशमलव के बाद 3 अंक तक आएंगे। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं, हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। 3 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। देखिएगा 3 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। अब ये आपके सामने है 3 मार्क्स के क्वेश्चन।
अब जो मैंने आपको बताया था ना, समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपके जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए थे कि विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग लिखिए, अब आपको उसका क्वेश्चन ही पेपर में जरूर आएगा, तो आप तो इसका आंसर देख के लिख सकते हो कि समीकरण की शुद्धता की जांच। देखो आंसर, यही तो आंसर है उसका, कि किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। अब ये हमारे पास केवल 5 क्वेश्चन बाकी है। अब ये 5 क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इनके आने के चांसेस, बाकी ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन सरल हैं। ये वाला और ये वाला, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये भी आपका बहुत आसान है, 3, बस ये 2 क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, बाकी 3 क्वेश्चन आपके बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम इनके समीकरण की शुद्धता की जांच करना चाहते हैं। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं। समीकरण में लिखा है t बराबर 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी की शुद्धता की जांच कीजिए, जहां t क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल, l क्या है, लोलक की प्रभावकारी लंबाई, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो अब यहां पर हम बात करेंगे कि हमको इसको चेक करना है कि क्या ये समीकरण जो लिखा है वो एक्चुअल में सही है या गलत है। तो हमारे पास स्पेस है, चलिए मैं यहां पे नीचे सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ, आंसर मैं आपका नीचे कर रहा हूं। यहां पर थोड़ी जगह है, चलिए देखिएगा, हम चेक करने वाले हैं कि क्या हमारा समीकरण सही है या फिर गलत है। देखिए सबसे पहले बेटा हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, t बराबर 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। हमें चेक करना है कि ये समीकरण शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आप जब इसकी शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत करते समय आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चलना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, t। t का मतलब क्या है, समय। और बेटा याद रखना, जिनको विमी सूत्र नहीं बनता वो याद रखना, विमी सूत्र हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं, MLT की घात चढ़ाई जाती है। घात, विमा का मतलब होता है घात। अब बेटा आप खुद सोचो कि मैंने अभी आपको बताया था कि टाइम जो होता है वो क्या होता है, मूल होता है। और मैंने बताया था कि मूल जो होता है वो किसी पर निर्भर नहीं करता, मतलब टाइम जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए m0। समय जो है लंबाई पर, घड़ी की लंबाई की नापते हो क्या, नहीं, समय लंबाई पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये मूल है इसलिए ये केवल टाइम पर निर्भर करता है। तो मैंने टाइम का विमी सूत्र लिखा, m0 L0 T1। तो हमने कुल मिला के आंसर देखा कि इसका जो आंसर आया वो कितना आया, T1 आया। मेरा LHS सॉल्व हो गया। अब हम बात करने वाले हैं RHS की, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। तो बेटा कांस्टेंट के लिए यहां पे जगह है ही नहीं, कुछ कांस्टेंट के 2 पाई यहां पे नियतांक है, नियतांक कुछ के विमी सूत्र होते हैं पर कुछ के नहीं होते। ये बिल्कुल संख्यात्मक मान है 2 पाई, इसलिए इसका कोई नियतांक नहीं होता, तो नियतांक रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करूंगा, रूट लगाऊंगा। लंबाई, तो बेटा लंबाई भी तो मूल है, फंडामेंटल है, इसका मतलब ये भी किस पे डिपेंड नहीं करेगी। देखो M L और T लिख लेना। अब आप कहना कि लंबाई जो है वो मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक है तो वो केवल लंबाई पर निर्भर करेगा, L1 पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर और समय पर निर्भर नहीं करेगा। अब हम बात करते त्वरण। तो इतने दिन से आप पढ़ रहे हो तो आपको याद हो गया होगा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण मतलब, त्वरण समझते हो क्या होता है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। जैसे आप स्कूटी में एक्सीलेटर लेते हो ना, एक्सीलेटर लेकर क्या करते हो, एक्सीलेटर लेकर के आप जब आगे की तरफ बढ़ते हो आपकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एक्सेलरेशन त्वरण, इसका सीधा सीधा मतलब यही कि जैसे ब्रेक लगाना ये भी त्वरण है, लेकिन ये मंदन है, ऋणात्मक त्वरण, और एक्सीलेटर लेना ये भी त्वरण है, ये क्या है, धनात्मक त्वरण। तो याद रखना, मीटर के लिए L, सेकंड के लिए टाइम, मीटर से लंबाई नापते हैं, सेकंड से टाइम नापते हैं, तो क्या बचा, LT स्क्वायर, ऊपर जाके क्या बनेगा, ऊपर जाएगा तो जाएगा -2। तो यहां पे हमने देखा कि भाई 0 0 का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं था, और L से L क्या हो गया, कट गया। तो हमारे सामने बचा क्या, हमारे सामने ऊपर से 0 0 कुछ नहीं बचा, बस नीचे कुल मिला के बचा 1/t की पावर -2। अब t की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, t की पावर 2, -2 पर जाके t की पावर 2। तो आंसर कितना आ गया, t, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां भी t की पावर 1, यहां भी t की पावर 1। अब देखो सेम सेम आया, सिर्फ यहां घातें देखी जाती, घात बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर हमने देखा कि हाँ t की पावर 1 है, यहां पे देखिए लंबाई को मैंने लिखा,
गुरुत्वीय त्वरण लिखा, L से L कट गया, 0 0 को लिखा ही नहीं जाता, t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2 और आंसर आ गया t की पावर 1। तो इस तरीके से हम लास्ट में ऐसे लिखेंगे कि LHS की विमा RHS की विमा के बराबर है, इसलिए समीकरण वैध है। लिखना जरूरी है, लिखना पड़ेगा कि विमा बराबर, इसे समीकरण क्या है, समीकरण वैलिड है, वैध है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 मार्क्स के पेपर में आप बिल्कुल ऐसे लिख कर आइए, आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। आप बल्कि और ज़्यादा बताना हो तो आप बता सकते हो कि t समय है, l लंबाई है और g, हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। आप इतना सॉल्व कर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मत सोचना कि सेकंड चैप्टर भी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। अब 1 घंटे में आपको फर्स्ट चैप्टर मिल रहा है, इससे अच्छा क्या चाहिए। आप 1 घंटे में फर्स्ट चैप्टर की तरह 5 घंटे मतलब 5 चैप्टर कंप्लीट। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे मैंने इसको किया ना वैसे ही आपको इसको बोला जा रहा है कि समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है v² बराबर u² + 2as। अब हम इसकी जांच करते हैं, ऊपर ही कर देते हैं, यहाँ पे जगह है, हाँ बढ़िया जगह। चलिए हमारा समीकरण क्या है, v² बराबर u² + 2as। 1 घंटे अगर आप पढ़ते हो, 1 घंटे में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सुनिए हमारा समीकरण है v² बराबर u² + 2as। v² बराबर u² + 2as। अब यहां पर बात करेंगे, देखिएगा यहां पर u और v क्या है, वेग हैं। u और v क्या है, वेग। अब हम बात करेंगे u और v वेग अगर है तो वेग का विमीय सूत्र आपको याद होना ही चाहिए बेटा, LT - 1 होता है। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, LT - 1। और अगर हम यहां पर ध्यान दें, a क्या है, त्वरण, a क्या है, त्वरण, और त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT - 2, LT - 2। फिर आपका आता है s, s का मतलब है विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है केवल L1, विस्थापन मतलब रास्ते की लंबाई। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप ऐसे याद रखो कि वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर मतलब L, सेकंड मतलब t की पावर 1, ऊपर जाएगा तो -1। त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर से लंबाई नापते हैं, सेकंड से टाइम नापते हैं, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, LT - 2। बस ऐसे ही विस्थापन रास्ते की लंबाई है तो हम कहेंगे L। तो चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमने विमीय सूत्र लिखे, u और v वेग हैं, a त्वरण है, s विस्थापन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड LHS। LHS में आपको क्या दिख रहा है, v², क्या दिख रहा है, v²। तो आप वेग का विमीय सूत्र लिखिए LT - 1 का स्क्वायर। तो बेटा जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, L2, अब 2 बन जा 2, 2 1 कम 2, तो L2 t - 2। ये मेरा सॉल्व हो गया LHS, इतना सड़ा सा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे RHS, राइट हैंड साइड क्या है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, u² + 2as। तो ध्यान दीजिएगा, अब u भी तो वेग है, तो वेग का विमीय सूत्र LT - 1 स्क्वायर का स्क्वायर, 1 मिनट यहां प्लस लगा दीजिएगा, फिर 2 को लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, यहां पे नंबर को लेके नहीं चला जाता। त्वरण LT - 2 और विस्थापन, विस्थापन का मैंने क्या बताया, केवल और केवल L। ध्यान से समझिएगा, मैंने पहले वेग का विमीय सूत्र लिखा LT - 1, स्क्वायर चढ़ा था स्क्वायर लगा दिया, तो L², 2 1 जा 2। RHS लिया मैंने, RHS क्या था, u² + 2as, तो हमने लगाया L2, 2 1 जा 2, t - 2। और यहां भी हमने किया, त्वरण का होता है LT - 2 और विस्थापन का होता है L। विमीय सूत्र याद नहीं होंगे तो नहीं बनेगा, इसको पहले याद कर लेना अगर आप चाहते हो क्वेश्चन आपसे बने। अब बेटा ब्रैकेट खोल दो तो क्या आएगा, L2 t - 2, और यहां भी हो जाएगा प्लस L2, देखो L और L मिलके क्या, L की पावर 1, यहां भी 1, तो L2 t - 2। तो कुल मिला के कितना हो गया, 2L2 t - 2।
अगर आप नई भी जोड़ते हैं ऐसे भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा। यहां पर आपको ध्यान देना है कि अब आप ये चेक करिए, LHS की घात और RHS की घात आपस में बराबर, लिख देना LHS की विमा बराबर है किसके, RHS के विमा के, अतः समीकरण लिख देना वैध है। सिर्फ घात देखना, L की घात 2 है, यहां भी L की घात 2 है, T की घात -2 है, T की घात -2 है, इसलिए मैं कहूंगा कि समीकरण क्या है, वैध है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये मत लिखना, ये सिर्फ मैंने समझने के लिए बनाया था ऐसे, बाकी आंसर आपका यहां से स्टार्ट होगा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है, लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके हिसाब से प्रकाश की चाल निर्वात में 1 है। कितनी है, 1। अब लंबाई के नए मात्रक के हिसाब से बताओ कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। अब देखो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। अब यहां पर हम ध्यान दीजिएगा कि अब जैसे नहीं वो अधिकतर ऐसे क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आते, जैसे नहीं, अब ये तो फिर भी सिंपल है। अब कुछ क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछ दे कि क्या कहते हैं कि रमेश 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा, बताओ रमेश की शर्ट का कलर कैसा है। तो वैसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, सिंपल सी चीज है कि आपको बस ये बोला जा रहा है कि प्रकाश की चाल 1 मान लो और मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, निकालनी है। और आपको ये याद होगा यहां पर कि दूरी को तय करने में मिनट 20 सेकंड, या बेटा क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहां पे 8 मिनट 20 सेकंड होगा। सुनिए 8 मिनट 20 सेकंड ये सही होगा। बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश जो है 8 मिनट 20 सेकंड में, प्रकाश जो है 8 मिनट 20 सेकंड में क्या करता है, अपनी चाल कवर करता है। तो अभी इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हमको निकालना क्या है, दूरी। एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। देखिए इसको कैसे करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अब हम यहां पे ध्यान देंगे, हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ये समझना। हमें लिखी है प्रकाश की चाल, लिखा है प्रकाश की चाल को तुम 1 मान के चलो। वैसे बेटा प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहां पर प्रकाश की चाल कितनी है, 1 मात्रक प्रति सेकंड। ये लिखा हुआ प्रकाश की चाल। और हमें बेटा समय दिया हुआ है कि लाइट को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। तो एक बात समझना बेटा, 1 मिनट में कभी भी आप मिनट और सेकंड को साथ लेकर सॉल्व नहीं कर सकते, आप पहले मिनट को चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, मिनट को 60 सेकंड प्लस में क्या कर देना 20 सेकंड। तो यहां पे हो जाएगा 8 × 48 480 सेकंड प्लस 20 सेकंड, मिला के कितने सेकंड हो गए, 500 सेकंड। हमसे कहा जा रहा है कि प्रकाश की चाल 1 मात्रक प्रति सेकंड है और प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। तो यहां पर हो गया क्या, 8 मिनट बराबर हो गया 60 सेकंड। तो मैंने क्या किया, इसको पहले चेंज किया, तो 8 × 48 480 प्लस 20 कितना 500 सेकंड हो गया। अब हमको निकालना क्या है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। चाल कितनी है 1, स्पीड इंटू टाइम, समय कितना है 500 सेकेंड। इसका मतलब आंसर आ गया 500 एकम 500 मात्रक। यह आ गया आपका
आंसर। इतना आसान था, 500 यूनिट डिस्टेंस निकल आया। चलिए, तो ये आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में आए बिल्कुल आप करके आइए। अब बचे हैं सबसे मेन 2 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है। लास्ट 2 क्वेश्चन, इसके बाद आपकी वीडियो समाप्त हो जाएगी और आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप इस वीडियो को थोड़ा सा देख लेंगे 2 बार ध्यान से, तो आपका फर्स्ट चैप्टर आसानी से बन जाएगा। मतलब 12 मार्क्स तो आपको मिल ही गए मान लीजिए। चलिए, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन अपने से मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान समझना। इस बार हमको बेटा सिद्ध करना है t बराबर k रूट एल अपॉन जी। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार आप। दो क्वेश्चन है, एक आपके लिए होमवर्क होगा और एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बताऊंगा। और देखिए, जो पेपर में आने के चांस जिसके ज्यादा है मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं। अब बाकी एक क्वेश्चन अपने से ट्राई कीजिएगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5th और 4th में अगर क्वेश्चन आएगा तो 5th के चांस सबसे ज्यादा आने के हैं। तो 5th वाले क्वेश्चन को ज्यादा पहले ट्राई कीजिएगा। 5th वाला क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो मैं आधा सॉल्व करूंगा और आप इसको खुद सॉल्व करके चेक कीजिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन बताने वाला हूं और एक आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। चलिए, अब हम यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हमको क्वेश्चन में ये दिया था कि सरल लोलक, सरल लोलक क्या होता है बेटा? सरल लोलक का मतलब सिंपल पेंडुलम, कि जैसे कोई पेंडुलम होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई पेंडुलम होता है ना, तो पेंडुलम इस तरीके से गति करता है, तो इसी को कहते हैं सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूं तो सिंपल पेंडुलम में बेटा सबसे पहले ध्यान देना, प्रभावकारी लंबाई कहां तक ली जाती है? गोले के द्रव्यमान केंद्र तक, यहां तक की लंबाई, इसीलिए उसमें लिखा रहता है प्रभावकारी लंबाई। सिर्फ लंबाई नहीं, प्रभावकारी लंबाई, क्योंकि लंबाई लिखा होता तो मैं सिर्फ तार की लंबाई नापता, पर यहां पे लिखा है प्रभावकारी लंबाई, इसलिए मैं गोले के सेंटर तक नापूंगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लिखा है गुरुत्वीय त्वरण कहां लगेगा? हमेशा पृथ्वी की तरफ, नीचे की ओर। और आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय। एक चक्कर मतलब यहां से यहां जाना, यहां से यहां आना, फिर घूम फिर के वापस यहां आना। इतना चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको कहते हैं आवर्तकाल। तो बेटा ये हमको ये कह रहा है कि जो आवर्तकाल है 2 लोगों पे डिपेंड करता है, एक लंबाई पे और एक गुरुत्वीय त्वरण पे। हमें इस आधार पर एक संबंध निकालना है कि संबंध कौन सा सही होगा। चलिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना लोलक का आवर्तकाल, माना लोलक का आवर्तकाल निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब बेटा ये याद रखना कि चैप्टर पूरा विमीय सूत्र पर आधारित है, इसलिए इसको सॉल्व भी विमीय सूत्र से करना पड़ेगा। कूलर ऑफ कर देना। अब देखना, लोलक का आवर्तकाल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले बेटा आपको लिखा था आवर्तकाल को कहते हैं टाइम। निर्भर करने के लिए हम ये चिन्ह लगाते हैं अनुक्रमानुपाती। लोलक का आवर्त, अब मुझे ये 2 चीजें दी हुई हैं कि ये किस पे निर्भर करता है। एक तो लिखा है एल पर और एक लिखा है जी पर। लेकिन मैंने बोला ना कि विमीय सूत्र का मतलब विमा, और विमा का मतलब होता है घात, है ना? तो डिग्री आपको लगानी पड़ेगी। तो यहां पे हमको घात पता तो है नहीं घात का तो पूरा खेल है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लंबाई की घात a पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण की घात b पर निर्भर करता है। ठीक है, जब आपने इसको मिलाया, इन्हें मिलाने पर, इन्हें मिलाने पर जब आपने इनको मिलाया तो मैंने देखा टी टी टी, एक बार टी, प्रपोर्शनल l की घात a और g की घात क्या कर दिया मैंने? b। इसको कह देना प्रपोर्शनल, हटाना। अब प्रपोर्शनल के बाद एक कांस्टेंट लगाना k, तो यहां आ जाएगा तुम्हारा l की घात a और g की घात b। इसको कह देना समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन में लिखा था निर्भर करता है, तो मैंने साइन लगा दिया, l की पावर a g की पावर b। इनको मिलाया तो टी टी का टी हो गया, l की पावर a g की पावर b। प्रपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट क्या लगेगा? k। अब इतना बेटा करने के बाद, आप जब इतना कर ले जाएंगे तब हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे विमीय सूत्र रखने पर।
विमीय सूत्र रखने पर। अभी हमने क्वेश्चन किया था समीकरण की वैधता की जांच। अब देखिएगा ध्यान से, तो बेटा टाइम का विमीय सूत्र क्या होता है? टाइम का विमीय सूत्र होता है एम नॉट एल नॉट टी वन, क्योंकि समय क्या है? मूल है, और मूल किसी पर निर्भर नहीं करता, केवल खुद पर निर्भर करता है, इसलिए टी की पावर वन, बाकी सब जीरो जीरो। नियतांक का विमीय सूत्र होगा नहीं। एल मतलब लंबाई, और बेटा लंबाई भी क्या है? मूल है, तो जाएगा एम नॉट एल वन टी नॉट। लंबाई भी क्या है? मूल है, तो ये द्रव्यमान पर समय पर निर्भर नहीं करता। पावर घात में कितनी है? ए। फिर लिखा है जी त्वरण, तो बेटा त्वरण का सूत्र होता है एल टी माइनस टू। पावर में कितना लिखोगे? बी। तो यहां पर हो गया तुम्हारा एम नॉट एल नॉट टी वन, यहां जीरो जीरो छोड़ दो, सिर्फ एल की घात कितनी हो जाएगी? ए। ए शून्यम शून्य, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा एल की घात कितनी? बी, और टी की घात कितनी? माइनस टू बी। तो यहां हो जाएगा तुम्हारा एम नॉट एल नॉट टी वन। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ए प्लस बी, टी की पावर क्या हो गया? माइनस टू बी। अब क्या करना, देखो इतना सॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं, आपको तुलना करके आंसर निकल जाएगा। देखना अब क्या करेंगे, विमाओं की तुलना करने पर। बेटा विमा का मतलब होता है घात, विमाओं की तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो बेटा m तो इस साइड है ही नहीं, तो m को तुलना नहीं करेंगे, सिर्फ l की तुलना l के साथ करो। तो l की घात कितनी दिख रही है? a प्लस बी, और इस साइड l की घात कितनी है? यहीं पे बच्चे भूल जाते हैं, आपको याद है सिर्फ आपको घात पे फोकस करना, बाकी और कुछ नहीं। l की घात a प्लस बी, यहां पे l की घात कितनी है? जीरो। t की घात कितनी है? माइनस टू बी, और यहां t की घात कितनी है? वन। तो बेटा आपने क्या किया? b का मान निकाल लिया, माइनस उधर जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस वन अपॉन टू। क्या आया? माइनस, ये माइनस टू उधर चला जाएगा बटे में, गोड़े में था तो कहाँ चला गया? बटे में, तो b का मान निकल आया। अब क्या करना, इसको समीकरण दो डाल देना, तो लिख देना समीकरण दो से a का मान निकाल लो। समीकरण दो कितना है? a प्लस बी बराबर जीरो। ध्यान दीजिएगा ये सब कहाँ से आ रहे हैं? इनसे आ रहे हैं। a प्लस बी बराबर जीरो आया, और माइनस टू बी बराबर कितना आया? वन, तो माइनस चला गया अपॉन में, तो अब इसमें रख के हम a निकाल लेंगे। तो a का a, b का मान कितना आया? माइनस वन अपॉन टू बराबर जीरो, तो माइनस वन अपॉन टू उधर आके क्या बनेगा? प्लस वन अपॉन टू। लो घात पता चल गई, एक घात पता चली एक बटे दो, और एक घात पता चली माइनस एक बटे दो। अब इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा, जब इतना आपसे हो जाए तो समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर जब आप बेटा यहाँ पे मान रखोगे तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा टी के एल। अब एल की घात ए थी, और एक आंसर कितना आया? वन अपॉन टू। फिर क्या लिखा है? जी घात में कितना है? बी, बी का पावर कितना है? माइनस वन अपॉन टू। तो बेटा याद रखना कि टी का टी ठीक है, के का के ठीक है, एल की घात एक बटे दो ठीक है। मैंने क्या किया, माइनस वन अपॉन टू को प्लस बनाना चाहता हूँ, तो प्लस बनाऊंगा तो कहाँ लेके जाऊंगा? नीचे। और बेटा वन अपॉन टू का मतलब पता है क्या होता है? वन अपॉन टू लिखो, या सीधे सीधे क्या लगा दो? रूट लगा दो। रूट का मतलब होता है घात, कहीं पे भी लिखा है ना कि x का रूट, तो आप इसको x की घात वन अपॉन टू लिख सकते हो, याद रखना। तो ये आपका हो गया आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं उसको आधा सॉल्व कर रहा हूँ, आधा आपके लिए होमवर्क है, आप उसको करिएगा, ठीक है? चलिए ये वाला हमारा क्वेश्चन होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर मैं जल्दी करा करके वीडियो को खत्म करता हूँ। अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आप अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि क्वार्टरली एग्जाम आपके पास, आप पास में ही है, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को बिल्कुल पढ़िए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, जो भी आपके खास दोस्तों को जरूर भेजिए। मैं तो कहूँगा पूरी क्लास में आप इसको अनाउंस कीजिए, और आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और सही तरीके से पूरी चीज़ें आपको बताई हैं। आप इसको बिल्कुल पेपर में जाकर के एज इट इज इसी तरीके से कर कर आओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या था हमारा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि जो वायु में ध्वनि की चाल होती है, वायु में ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड,
इन एयर, तो बेटा ध्वनि की चाल मतलब क्या, उसको लिखा है कि v, लिखा है ध्वनि की चाल दो लोगों पर निर्भर करती है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। ध्वनि की चाल निर्भर करती है प्रेशर मतलब दाब पर, और दूसरा लिखा है घनत्व मतलब डेंसिटी पर, प्रेशर और डेंसिटी। अब बारी आती सबसे दिक्कत आपको, देखो बाकी स्टार्टिंग तो एकदम सेम होगी, आप लिखोगे इन्हें मिलाने पर, कंबाइन करोगे तो v आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा, p की पावर a भी आएगा और d की पावर b आएगा। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो आएगा k, p की पावर a, d की पावर b। ध्यान दिए क्वेश्चन आपको पीछे मिल जाएगा, क्वेश्चन क्योंकि फिर से मुझे खोलना पड़ेगा उसमें आगे। यहां पर आप ध्यान रखिए, आपको लिखा है कि वायु में ध्वनि की चाल दो लोगों पर निर्भर करती है, एक दाब पर, घनत्व पर। दाब को p लिखा जाता है, घनत्व को d लिखा जाता है, वो भी बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आपने इसको कंबाइन किया, p की पावर a, d की पावर b, प्रपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट लगाया, इक्वेशन नंबर बन गया आपका फर्स्ट। अब हमको लिखना पड़ेगा विमीय सूत्र रखने पर, विमीय सूत्र रखने पर। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसका विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो बेटा दाब का सूत्र होता है प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। बल का विमीय सूत्र आपको याद हो गया होगा, mlt - 2, 2-3 बार तो आपने यूज किया है आज के चैप्टर में। और क्षेत्रफल का होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई के लिए भी l, चौड़ाई के लिए l, तो l का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक l से l क्या हो गया, कट गया, तो बच्चा मेरे पास क्या mt - 2, और नीचे बचा एक ठो l, क्योंकि ऊपर से एक l था नीचे दो l थे, तो ऊपर जाएगा जब ये l तो जाएगा l की पावर -1 t की पावर -2, ml - 1 t - 2। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जो ml - 1 t - 2 है, इसकी हेल्प से ml - 1 t - 2 की हेल्प से हम यहां पे पुट कर देंगे। देखो यहां लिखा ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल का मतलब क्या होता है lt, इधर बेटा पूरा लिखेगा, पूरा m0 lt - 1, ये होता है किसका, चाल या वेग का विमीय सूत्र। अब k का तो होगा नहीं, तो k को आप छोड़ दो। दाब का क्या बना, दाब का बना m l - 1 t - 2, पावर में क्या लिखोगे a। अब बचा घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का होता है m, और आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3 बार रही, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के लिए l का क्यूब, तो क्या बना ml - 3, तो क्या लिखेगा ml - 3 घात में कितना आ गया b, तो यहां पर हो गया तुम्हारा m0 lt - 1 घात ब्रैकेट खोलो, m की पावर a, l की पावर -a, t की पावर -2a, और यहां हो जाएगा m की पावर b, l की पावर -3b, हो गया। अब यहां पर हमने किया m0 lt - 1, m और m आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस b, l में भी देखिए आधार समान है, तो -a -3b, और t कितना आ गया -2a। अब आप क्या करना, विमाओं की तुलना करने पर लिख देना, विमाओं की तुलना करने पर, तो बेटा जब तुलना की जाएगी ना, तो m वाले की तुलना m वाले के साथ, तो m की घात कितनी है a प्लस b, और इस साइड m की घात कितनी है 0, l की घात कितनी है -a -3b, इधर l की घात कितनी है जब कुछ ना हो तो 1, t की घात कितनी है -2a, और यहां पे t की घात कितनी है -1। तो अब देखिएगा पूरा बैक हो गया। चलिए अब उस क्वेश्चन को आप आगे अपने से सॉल्व कीजिएगा, तुलना करके a और b के मान निकाल के बिल्कुल सेम वैसे रखेंगे जब आप, तो देखिएगा जब आप मान रखोगे ना वहां पर, तो वहां भी सेम a का मान और b का मान सेम सेम ही आएगा, वहां भी a का मान इतना ही आएगा 1/2 और b का मान कितना आएगा -1/2। तो आपको करना क्या है, लास्ट में जा करके वहीं पर मान रखना v एक सेकेंड क्या था, v बराबर k, प्रेशर की पावर a था तो a की जगह 1/2, डेंसिटी की पावर रखना -1/2, और वो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, सेम सेम आएगा, प्रेशर अपॉन में डेंसिटी, क्योंकि माइनस है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। आप मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में,
तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप लोगों का रिस्पांस हमारी वीडियो में जरूर आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना कमेंट कीजिए। आपको जिस प्रकार के जो भी डाउट्स होते हैं आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को क्वार्टरली एग्जाम के पहले जरूर बताइए, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। और आपके रिस्पॉन्स अगर जल्द से जल्द हमें प्राप्त होंगे तो हम आगे की वीडियोस भी कंटिन्यू करेंगे। आप जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज का फीडबैक आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।